हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो जैसे कि क्लास 8 का आप लोगों ने न्यूज़ सुना ही होगा, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्लास 8 का एग्ज़ाम होने वाला है वो नए अपडेट के अनुसार आपका 12th और 10th क्लास के पहले ही होने वाला है। जो कि 12th और 10th के बाद पहले 8 क्लास का एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब पहले लिया जाएगा। यानी कि जनवरी के एंड तक या फरवरी के स्टार्टिंग तक आपका एग्ज़ाम का नोटिस आ जाएगा। फिर बोलो कि नोटिस का नोटिस तो पहले आ जाएगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यूँ समझ लो। ठीक है? तो आपके पास समय कम है, तो इसके इसके कारण से आपके पास देखा जाए तो आपको अब ज़्यादा स्पीड से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? और ज़्यादा स्पीड से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अब आपको दिन रात पढ़ना है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं। मेरा बात मानो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है? मैं जो भी आपको क्वेश्चंस कराऊँगा बस आपको उतना करना है, उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपका एग्ज़ाम में 100% A+ आएगा। और ऐसे भी तो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? जैसे कि मैंने बताया था कि किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न आपका होने वाला है, मैंने उस वीडियो में लिया हुआ है, एक न्यूज़ वाला वीडियो था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ऐसे तो बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब में। ठीक है? पर फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हो मॉडल क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। हाँ, पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन मॉडल पेपर आपका इस साल आने वाला है वो नहीं है। हाँ, पर कुछ दिन में आपका मॉडल पेपर आ जाएगा। तो अब कुछ दिन में जो आने वाला है तब तक आप लोग क्या करो, घर में बैठे रहोगे नहीं। तब तक आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी मॉडल पेपर आए सबको कवर कर लेना है। ठीक है? और इस बार भी मॉडल पेपर में वही सब आपको पता है कि जैक बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हर साल ही क्या करता है, वो क्वेश्चन रिपीट करता है, आया हुआ क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। इसलिए मॉडल पेपर में भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट से ही बनेंगे। ठीक है? तो अगर आप लोग सब पहले से कवर कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉडल पेपर को एक एक करके सारा कवर करने का काम करेंगे। तो बेसिकली देख सकते हो ये मॉडल पेपर हमारा 23-24 का यानी कि इसी साल का है। ठीक है? जो आपका एग्जाम पार हुआ उसकी बात है। ठीक है? टोटल आपका 50 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, जो कि 50 नंबर का यानी कि आपके पास क्वेश्चन रहेगा। ठीक है? 50 वो क्वेश्चन रहेगा, देख सकते हो। ठीक है? टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा आपके पास। और लास्ट में आपका आंसर भी दिया हुआ होता है मॉडल पेपर में। ठीक है? पर आपको आंसर को नहीं देखना है क्योंकि इसका आंसर बहुत ज़्यादा गलती रहता है, पर हम लोग आपको सही बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है? और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको सही टिक मारने का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। ठीक है? अब चलिए हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, उसके बाद लास्ट में फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है? देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोशिका का समूह, यानी 2 या 2 से अधिक कोशिका मिलेगा तो कोशिका समूह बनेगा। तो जब भी कोशिका के समूह की बात करें सीधा सीधा उसको उत्तक मार दीजिएगा, आपका चांसेस सही हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है? यानी कि उत्तक यहाँ पे ऐसा बोला ही है कि देखो, कोशिकाओं के समूह जिसकी संरचना, यानी कि जैसा उसकी संरचना होगी, उसका जो उद्गम यानी कि जिस प्रकार से बना होगा, ठीक है, कोशिकाओं के समूह से साथ साथ जो उसका कार्य होगा, ये सभी समान किसका होता है? उत्तक का होता है। ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारे कोशिका मिलकर उत्तक बनते हैं। ठीक है ना? और जो उत्तक बनता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सभी जितने भी इस प्रकार के जो उत्तक बनेंगे शरीर में, ठीक है, सभी उत्तक क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक होंगे, समान होंगे। ठीक है? हर उत्तक क्या होगा? एक ही टाइप के कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो ये सभी चीजें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अब बताओ। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे मक्खी, केचुआ, अमीबा, तितली। तो भाई साहब आपको पता है कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक यानी क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है, सबको पता है। कोशिका ही क्या करती है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन जो है वो निम्नलिखित में से कौन अधातु कौन सी है? निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है? ठीक है? यानी अधातु पूछा है। तो देखो, सल्फर बोलो या कार्बन बोलो या ऑक्सीजन बोलो, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से दिखाते हैं, कार्बन को हम लोग C से दिखाते हैं, सल्फर को हम लोग S से दिखाते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है आपके अधातु हैं। यानी कि ये सभी, इनमें से सभी, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु का उपयोग पटाखों में, जैसे कि पोटेशियम वगैरह होता है। ठीक है ना? उर्वरक हो गया, साथ साथ जो आपका खाना बनाने के बर्तनों में, इन सभी में धातुओं का उपयोग किया जाता है। दरवाजों में किया जाता है, पुल बनाने में किया जाता है, ऐसे बहुत सारी धातुओं का उपयोग है। तो फिलहाल इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि A, B, C तीनों ही करेक्ट है। अच्छा, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? यानी कि कौन सी ऐसी अधातु है, जो कि पता है कि अधातु विद्युत का चालन नहीं करती है, पर एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है, यानी कि वो असप्शन में आता है, अपवाद में आता है, तो वो ग्रेफाइड है। ठीक है? और ग्रेफाइड और जो हीरा होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप हैं। याद रखिए बात, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग नमक का, तेल का, ठीक है, मैंने खाने वाला तेल हो गया, ठीक है,
चीनी का, इन सभी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि लेंयुंग पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो भाई साहब राइजोपस मत मार दीजिए, गलत हो जाएगा। राइजोपस एक प्रकार का कवक होता है, उसमें राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। लेंयुंग पौधे की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? भिंडी की पीत एक भिंडी की बीमारी होती है जो कि विषाणु के कारण होती है। डिनर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। कभी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग दे दें मतलब ऑप्शन में तो, और विद्युत लेपन ना दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसी का इंग्लिश नाम है। विद्युत लेपन का इंग्लिश नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो देखो नींबू का रस बोलो, अच्छा कौन सा रस विद्युत का कुचालक है? सुचालक नहीं बोला है। सुचालक बोलता तो नींबू का रस, पानी, नल का पानी और सिरका, ये तीनों विद्युत के सुचालक होंगे। पर जो अशुद्ध जल होता है जिसका पीएच मान पक्का के साथ होता है, पीएच मान के आप लोग 10 क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, इसको उदासीन जल बोला जाता है। तो इसका जो मान होता है, इसका टोटल 7 होता है जो विद्युत का चालन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन का उपयोग है? तो देखो विद्युत अपघटन जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, आप लोग बहुत विस्तार से 11-12 में पढ़िएगा। तो इसका उपयोग हम लोग धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो आ गया ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, जिसको हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं, ये तीनों में उपयोग किया जाता है, यानी कि आपके पास सभी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा, क्या बोलने वाला था मैं कि इस अशुद्ध जल को याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि विद्युत का चालन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जीवों में अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है। तो निषेचन बोलो या कायांतरण बोलो या गर्भधारण बोलो, ये सभी लैंगिक जनन की विधियां होती है, परंतु जो मुकुलन होता है ये अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य निषेचन इसमें होता है, तो देखो किसमें होता है? तो देखो सबसे पहले बात तो मछली हो गया, स्टार फिश हो गया, मेढक हो गया, इन तीनों में ही क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। परंतु यहाँ पे ऑप्शन तो तीनों ही करेक्ट है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी, या बोलो कि सभी, ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? देखो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बनता है वो युग्मनज बनता है, ठीक है, उसके बाद भ्रूण वगैरह बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? कभी भी दो सतह अगर आपस में संपर्क होगा तो वो घर्षण उत्पन्न करता है, और वही एक बल होता है, यानी कि घर्षण बल उत्पन्न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? हम लोग उसको दाब बोलते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला एफ बाई में ए होता है, जिसको दाब को हम लोग पी से दिखाते हैं, जिसको प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, पी बराबर में एफ बाई ए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बलों में कौन संपर्कित बल है? संपर्कित बल होता है और एक असंपर्कित बल होता है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन था, ठीक है। संपर्कित बल और असंपर्कित बल। देखो संपर्कित बल में क्या होता है कि ऐसे बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है उसको संपर्कित बल बोलते हैं। असंपर्कित बल जैसे इसका उल्टा है, कभी भी दो वस्तु या उससे ज्यादा वस्तुओं के संपर्क में ना आने पर जो बल लगता है वो असंपर्कित बल कहलाता है। जैसे कि चुंबकीय बल हो गया, ठीक है, स्थिर विद्युत बल जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, 11-12 बहुत अच्छे से पढ़िएगा। गुरुत्वीय जो बल होता है, ये सभी बल ऐसे हैं जो कभी भी संपर्क में नहीं, दूरे दूरे में काम करता है, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? असंपर्कित बल हो जाएगा। लेकिन जो पेशीय बल है जो हमारे मांसपेशियों द्वारा लगाया, जैसे आप लोग कोई गाड़ी को खींच रहे हो या आप लोग चल रहे हो, उसमें पेशीय बल का खपत होता है जो कि शरीर कांटेक्ट में होता है, यानी कि कांटेक्ट फोर्सेस को बोलते हैं, ठीक है, संपर्कित बल को इंग्लिश में। तो फिलहाल इसका आंसर पेशीय बल इसका सही हो जाएगा। घर्षण बल भी आपका संपर्कित बल में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? देखो सूर्य जो होता है वो नाभिकीय अभिक्रिया है। सूर्य कौन से नाभिकीय अभिक्रिया करता है? सूर्य नाभिकीय संलयन का उपयोग करते हैं, यानी कि क्या होता है उसमें सुन लो ऐसा समझ लो आप लोग कि एटम आपस में टकरा के एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा जिसी को ये एक अभिक्रिया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो सूर्य जो होता है वो ऊष्मा, देख सकते हो हम लोग ठंडा का दिन में सूर्य का प्रकाश के सामने खड़ा होता है तो गर्म हो जाते हैं, यानी कि वो ऊष्मा भी देता है और साथ ही साथ लाइट भी देता है, प्रकाश भी देता है, यानी कि दोनों। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखो कोयला बोलो, लकड़ी बोलो, प्राकृतिक गैस बोलो, पेट्रोल बोलो, इनमें से कौन सा बता दो जो जीवाश्म ईंधन नहीं? तो सुनो जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि जो जीवों के अवशेष से बना हो। पेट्रोल जीवों के अवशेष से बना है, लाखों करोड़ों साल जो जीव वगैरह दबे होंगे उससे बना होगा। प्राकृतिक गैस भी जीवों के अवशेष से बनता है, कोयला भी जीवों के अवशेष से बनता है, परंतु जो लकड़ी है, लकड़ी जो होता है वो लाखों करोड़ों साल से नहीं बना हुआ है। लकड़ी का माने क्या होगा कि हो सकता है कि एगो कच्चा पेड़ का बात हो गया, फिर बोलो चलो सूखा पेड़ का बात होगा तो कितना दिन सूखा होगा, हो सकता है मुश्किल से मुश्किल 1 साल 2 साल सूखा होगा, ठीक है ना। तो लकड़ी जो होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसको
ऐसा नहीं है कि जो लकड़ी बनता है वो लाखों करोड़ों सालों में बनता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ को दहन के लिए क्या आवश्यक है? देखो, कोई भी पदार्थ को अगर आप लोग जलाना चाहते हो तो उसके लिए दहनशील पदार्थ, यानी कि जिसको आपको धराना है वो धरने वाला चीज़ होना चाहिए। अब मिट्टी को आग लगाओ, नहीं लगेगा, वो दहनशील पदार्थ है ही नहीं। हाँ, लकड़ी आग लग जाएगा, कोयला आग लग जाएगा, प्राकृतिक गैस आग लग जाएगा, तो इसे भी दहनशील पदार्थ होना चाहिए। तो सर ज्वलन ताप होना चाहिए। अब जैसे समझो, आपको पता है कि जैसे कि सीधा सीधी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि लोहा आपको पिघलाना है, तो लोहा पिघलाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उससे अगर कम दोगे तो वो पिघलेगा नहीं, ना पिघलेगा। उसी प्रकार से मान लो कि अगर आपके पास एक लकड़ी है, लकड़ी को क्या आप एक मोटा लकड़ी, क्या उसको आप माचिस से जला सकते हो? नहीं ना, क्योंकि माचिस उतना ज्वलन ताप दे ही नहीं पाएगा कि उस लकड़ी को जला पाए, मोटा सा लकड़ी को। तो मोटा सा लकड़ी जलाने के लिए ज़्यादा ज्वलन ताप चाहिए। तो वैसा किसी पदार्थ को जलाने के लिए उसके उतना ज्वलन ताप भी होना चाहिए जितना में वो जल जाए। ठीक है, साथ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग जाके अंतरिक्ष में आग नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तीनों चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ हो गया, आपके पास ज्वलन ताप हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी चीज़ें चाहिए। साथ ही साथ क्या हो गया आपके पास, ये देखा जाए तो डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा सभी। चला आगे बढ़ते लिखा है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप ज्वलन की परिपक्वता आती है, वो क्या कहलाती है? वो किशोरावस्था कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हो गया क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो जो क्रोध, चिंता, उत्तेजना होता है ये सभी देखा है तो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है, तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी, तो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए ओनली उत्तरदायी है पापा जी, यानी कि पिताजी। ठीक है, याद रखने वाला, क्योंकि पिताजी के पास एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, मम्मी के पास सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है। अगर पिताजी एक्स देगा तो मम्मी ऑब्वियसली बात है कि एक्स ही देगा, तो एक्स एक्स मिलकर क्या बनेगा? लड़की बनेगा। और अगर पिताजी वाई दिए तो फिर माता जी तो एक्स ही देंगे, तो एक्स वाई मिलकर क्या बनेंगे? आपका लड़का बनेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। हाँ, आज हम लोग इतना ही क्वेश्चंस करेंगे। यह है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? अरे भाई साहब, कोण आई बराबर कोण आर, याद है ना? परावर्तन के 3 नियम, उसमें से एक नियम है कोण आई बराबर में कोण आर। ठीक है, तो कोण आई जो होता है वो किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। यानी कि कोण आई यहाँ क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है? परावर्तन कोण। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण अगर 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गलती से परावर्तन के 3 नियम बोल दिया? नहीं, परावर्तन के बोलो चाहे अपवर्तन के बोलो, अपवर्तन आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, दोनों के दो दो ही नियम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बता परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, एक नियम तो बता दिया, कोण आई बराबर में कोण आर। दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपके पास आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, साथ ही साथ जो आपके पास अभिलंब होता है, और जो आपके पास देखा जाए तो सतह पर एक आपतन बिंदु होता है, ये सभी चीज़ें एक ही बिंदु पर होती है, ये आपका पहला नियम होता है। दूसरा नियम तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब बाकी जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल आपके क्वेश्चन में, तो 50 में मैंने 25 कराया, मैंने आधा कराया, आधा में इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और हाँ, आप लोग पढ़ो अभी से, ठीक है, स्टार्टिंग कर दो। ठीक है, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, कोई पूरा साल कोई मतलब नहीं पड़ता, अब आप लोग 1.5 महीना क्या करते हो इससे मतलब पड़ता है। अभी भी आपके पास समय है। सबसे पहली बात तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग रट भी लोगे तो आप लोग आराम से नंबर ला सकते हो। ठीक है, और जो बच्चा पूरा साल पढ़ा है उसके लिए तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं, उसको उसका तो रिवीजन हो रहा है और कमांड मार रहा है। ठीक है, तो जो नहीं पढ़े उसको भी टेंशन नहीं लेना, आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हो, सब में A+ आराम से ला सकते हो। अभी साइंस चल रहा है, मैथमेटिक्स का भी आपको वीडियो मिलता जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं रेगुलर तो वीडियो नहीं ले रहा हूँ, एक आध दिन छोड़ छोड़ के वीडियो ले रहा हूँ, तो आपको इंतजार करके रखना है। उसके लिए इंतजार करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। जैसे वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन फट से आपके मोबाइल में जाएगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स खुला है, कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।